स्वागत करता हूं आपका इस 5वें पार्ट में एडवांस्ड मालवेयर टैक्टिक्स की वीडियो सीरीज़ में। इसके पहले 4 पार्ट हमने स्पेंड किए फाउंडेशन बिल्ड करने में, जिसमें हमने फर्स्ट पार्ट में विंडोज़ के कोर कॉन्सेप्ट्स को, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो ज़रूरी हैं प्रोसेस इंजेक्शन को समझने के लिए, उनको डिस्कस किया। सेकेंड पार्ट में हमने इंट्रोडक्शन लिया प्रोसेस इंजेक्शन का, और थर्ड पार्ट में हमने थोड़ा सा और फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स में जो प्रोसेस इंजेक्शन के हैं उनमें डाइव लगाई। उसके बाद फोर्थ पार्ट में हमने एक एग्जाम्पल के द्वारा प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक को समझा, थोड़ा सा और डीप डाइव किया उसमें। और अब इस 5वें पार्ट में हम उन 8 नई प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक्स के बारे में डिस्कशन करेंगे जो 2 महीना पहले ब्लैक हैट की समिट में एक सिक्योरिटी रिसर्चर द्वारा प्रेजेंट की गई। और ये 8 नई प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक्स इसलिए कमाल की थी बिकॉज ये फुल्ली अनडिटेक्टेबल हैं। कोई भी एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सॉफ्टवेयर, एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर फ़िलहाल इन 8 नई प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक्स को डिटेक्ट या ब्लॉक नहीं कर पा रहा। तो ये इस रिसर्च में दिखाया था, तो ये मेरे लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग था, इसलिए मैंने इसको स्टडी किया और फिर ये वीडियो बनाने का फ़ैसला किया। जो कि मेरा मोटिवेशन रहता है मेरे वीडियोस में कि मैं जो भी साइबर सिक्योरिटी रिसर्चेस पब्लिश हो रही हैं एक्सपर्ट साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स द्वारा, उनके बीच में और नए सॉक एनालिस्ट्स और नए सिक्योरिटी इंजीनियर्स जो हैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन में या एस्पायरिंग साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स हैं, उनके बीच में गैप को कम करूं। ये आइडिया है इन वीडियोस को क्रिएट करने का। ये कैसे मैं कर रहा हूं, ये मैं इन एक्सपर्ट साइबर सिक्योरिटी रिसर्चर्स की जो भी रिसर्च पब्लिश होती हैं, पब्लिकली अवेलेबल मटेरियल होता है, इनको ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स और हाई लेवल होता है। जो भी ये मटेरियल ब्लैक हैट या डेफकॉन जैसे बड़े फोरम्स में पेश किया जाता है इन सिक्योरिटी रिसर्चर्स द्वारा, तो ये मटेरियल काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है, काफ़ी हाई लेवल होता है। और अक्सर साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स या नए सॉक एनालिस्ट, नए इंजीनियर्स को इन कॉम्प्लेक्स रिसर्च मटेरियल्स को डाइजेस्ट करने के लिए उनके पास वो रेलेवेंट साइबर सिक्योरिटी डोमेन का एक्सपीरियंस नहीं होता, या फिर उनको समझने के लिए कुछ एसेंशियल कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है जो मिसिंग होते हैं। तो इसीलिए मेरे वीडियोस द्वारा मैं कुछ एसेंशियल ऐसे कॉन्सेप्ट्स, बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो इन रिसर्चर्स को समझने के लिए ज़रूरी होते हैं, इनको डालकर और विजुअलाइजेशन ज़्यादा से ज़्यादा डालकर इन कॉम्प्लेक्स मटेरियल को ट्रांसलेट करता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, ताकि नए जो भी सिक्योरिटी इंजीनियर्स हैं साइबर सिक्योरिटी डोमेन में, उनको ये रिसर्चेस अच्छे से समझ आ सकें। और जैसा कि मैंने पहले पार्ट के इस वीडियो में भी बताया था कि जितने ज़्यादा लोग साइबर सिक्योरिटी डोमेन्स में इन रिसर्चेस के बारे में जानेंगे, उतनी ज़्यादा अवेयरनेस होगी और उतने कम साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स हमें देखने को मिलेंगे। तो ये रिसर्च, जैसा कि मैंने कहा, कि ब्लैक हैट में पब्लिश हुई थी 2 महीना पहले, दिसंबर मंथ में लास्ट ईयर। और इसमें 8 नए प्रोसेस इंजेक्शन के टेक्निक्स ये सिक्योरिटी रिसर्चर हैं जिन्होंने अपने साइबर सिक्योरिटी स्पीच में वहाँ पर प्रेजेंट किए। और ये कुछ रेफरेंसेस हैं इनके पब्लिकली अवेलेबल मटेरियल के। उस प्रेजेंटेशन के बाद इन्होंने पब्लिकली एक गिटहब रिपोजिटरी रिलीज़ की अपने कोड को पब्लिश करते हुए। और ब्लैक हैट में भी इनकी जो रिसर्च की जो प्रेजेंटेशन है वो पब्लिकली डाउनलोडेबल है इस लिंक पर, सेकंड लिंक पर। और फर्स्ट लिंक में इन्होंने अपना ब्लॉग अपनी कंपनी में जिसमें ये काम करते हैं उसमें इन्होंने अपनी रिसर्च पब्लिश की और पब्लिकली अवेलेबल है पढ़ने के लिए, देखने के लिए। तो इन रेफरेंसेस को यूज़ करके फिर मैंने इस वीडियो को काफ़ी हद तक बनाया है। और इसके बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स को मैंने अपनी स्टडी करके कंप्लीट किया है वो इस रिवर्स इंजीनियरिंग की, बिकॉज मुझे लगा कि ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैंने पहले 4 वीडियोज़ में बनाए और रिकॉर्ड किए, इन 4 वीडियोस को देखना नए साइबर सिक्योरिटी इंजीनियर्स, नए सॉक एनालिस्ट के लिए ज़रूरी है, ताकि उससे एक फाउंडेशन क्रिएट होगी। और उसके बाद इस 5th वीडियो पे अगर आप आओगे तो आपको इस 5th वीडियो को समझने में, इसका कंटेंट, कॉम्प्लेक्स कंटेंट डाइजेस्ट करने में बहुत आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। फिर ये एजेंडा है, पहले हम एक हाई लेवल ओवरव्यू लेंगे प्रोसेस इंजेक्शन का, फिर से थोड़ा सा रिवाइज़ करेंगे कि प्रोसेस इंजेक्शन क्या है जो हमने पहले पार्ट्स में देख चुके हैं, फिर से थोड़ा सा एक रिवाइज़ करेंगे। उसके बाद EDR जो कि एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स सिस्टम है, EDR पहले एंटी मालवेयर के नाम से जाना जाता था, अब नेक्स्ट जनरेशन एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर को एंड पॉइंट डिटेक्शन रिस्पॉन्स EDR के नाम से जानते हैं। तो EDR का क्या डिटेक्शन अप्रोच रहता है प्रोसेस इंजेक्शन की टेक्निक्स की तरफ, और क्यों EDR
इन नए प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक्स को नहीं पकड़ पा रहा, इनको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद फिर विंडोज़ का जो थ्रेड पूल कंपोनेंट है जिसको एक्सप्लॉइट किया गया इस रिसर्च में, जिसमें ये प्रोसेस इंजेक्शन के तरीके ढूंढे गए, उसके आर्किटेक्चर को डीप डाइव करेंगे, थियोरेटिकल डीप डाइव, और समझेंगे कि उस आर्किटेक्चर के ज़रिए समझेंगे कि थ्रेड पूल में कौन से ऐसे कंपोनेंट थे जो वल्नरेबल थे प्रोसेस इंजेक्शन के लिए, और क्यों थ्रेड पूल को चूज़ किया गया एज अ विंडोज़ कंपोनेंट, उसके भी रीजंस डिस्कस करेंगे हम। और थ्रेड पूल को भी मैंने फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था, बट इस पार्ट में हम फिर से डिस्कस करेंगे थोड़ा सा रिवीजन के लिए। और उसके बाद फिर रिसर्च प्रोसेस को डिस्कस करेंगे कि थ्रेड पूल के कंपोनेंट्स को कैसे एक्सप्लॉइट किया गया। तो शुरू करते हैं फिर ओवरव्यू प्रोसेस इंजेक्शन के साथ। प्रोसेस इंजेक्शन, जैसा कि हमने पहले पार्ट्स में इस प्लेलिस्ट में देखा कि प्रोसेस इंजेक्शन एक अपना कोड दूसरे प्रोसेस में इंसर्ट करके उसको एग्जीक्यूट करवाना और अपनी पूरी एक्टिविटी दूसरे प्रोसेस के कॉन्टेक्स्ट में चलवाना, ये अटैकर का मकसद होता है प्रोसेस इंजेक्शन में। तो ये एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, बहुत ही इफ़ेक्टिव डिफेंसिव एजेंट टेक्निक्स है अटैकर्स की जो वो यूज़ करते हैं। और प्रोसेस इंजेक्शन के फिर ये 3 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं जिनको हम पहले भी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं पार्ट 3 के इस वीडियो में, कि प्रोसेस इंजेक्शन कोई भी टाइप का हो उसमें ये 3 ब्लॉक्स हमेशा कॉमन होंगे। ये ओवरऑल कॉन्सेप्ट एलोकेशन, राइट, एग्जीक्यूशन का हमेशा कॉमन रहेगा। एग्जीक्यूशन में आपको वैरायटी देखने मिल सकती है। ये एग्जीक्यूशन जो है थर्ड स्टेज, इसमें आपको वैरायटी देखने मिल सकती है, जहाँ पर अलग अलग APIs या अलग अलग सिस्टम कॉल्स का इस्तेमाल होगा अलग प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक्स में। लेकिन एलोकेशन और राइट, ये ब्लॉक्स हमेशा सेम होंगे और ये सीक्वेंस यूजुअली सेम होगा एलोकेशन, राइट, एग्जीक्यूशन का। कि एलोकेशन में आप मेमोरी में पहले तो स्पेस रिजर्व कीजिए उस प्रोसेस के जिस प्रोसेस को आप टारगेट कर रहे हैं। राइट में फिर अटैकर अपना कोड कॉपी पेस्ट करेगा, इंजेक्ट करेगा उस स्पेसिफाइड रिजर्व्ड मेमोरी में जो कि उसने टारगेट प्रोसेस में रिजर्व की है। और उसके बाद एग्जीक्यूशन में अटैकर या तो क्रिएट रिमोट थ्रेड या क्यू यूज़र APC या ये वाली APIs को या फिर कोई और APIs को या सिस्टम कॉल्स को यूज़ करके एग्जीक्यूशन करेगा अपने कोड का, जो कोड उसने इंजेक्ट कर दिया है। तो ये था बेसिक ओवरव्यू प्रोसेस इंजेक्शन का, जो हमने फिर से रिवाइज कर लिया है थोड़ा इस वीडियो के लिए। और क्रिएट रिमोट थ्रेड, जैसा कि हमने पार्ट 4 में डिस्कस किया था कि क्रिएट रिमोट थ्रेड बहुत ज़्यादा पब्लिकली यूज़ हुआ, बहुत ही ओल्ड ट्रेडिशनल डायरेक्ट प्रोसेस इंजेक्शन की टेक्निक है और बहुत ही सिंपल और पावरफुल टेक्निक है। क्रिएट रिमोट थ्रेड में एग्जीक्यूशन में, जैसा कि हमने पार्ट 3 और पार्ट 4 में डिस्कस किया था कि क्रिएट रिमोट थ्रेड में जैसे ही अटैकर ने अपना कोड रिजर्व्ड स्पेस में कॉपी कर दिया, उसके बाद एग्जीक्यूशन की स्टेज में क्रिएट रिमोट थ्रेड से वो डायरेक्टली एक नया थ्रेड क्रिएट कर लेता है अपना प्रोसेस एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो बहुत ही सिंपल और बहुत ही डायरेक्ट मेथड है ये, और बहुत ही पावरफुल मेथड है प्रोसेस इंजेक्शन के लिए। लेकिन क्रिएट रिमोट थ्रेड को, जैसा कि हमने पार्ट 4 में डिस्कस किया कि क्रिएट रिमोट थ्रेड को आज के एंटीवायरस, आज के EDR सॉफ्टवेयर्स पकड़ लेते हैं बहुत आसानी से, क्योंकि आज के EDRs का जो डिटेक्शन अप्रोच है वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूशन पे बेस्ड होता है। पहले के भी एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर जो थे उनका पूरा का पूरा जो डिटेक्शन अप्रोच है कोई भी मलिशियस एक्टिविटी को डिटेक्ट करने का, वो ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूशन प्रिमिटिव पे, एग्जीक्यूशन के स्टेज पर ही डिपेंड होता है। कुछ भी एग्जीक्यूटेबल्स, कुछ भी एग्जीक्यूट हो रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम को, उसको बहुत ज़्यादा स्क्रूटनाइज करता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेट करता है EDR कोई भी। पहले के जो 2 स्टेज हैं एलोकेशन और राइट, ये जो 2 प्रोसेस हैं इनको EDR ज़्यादा इनका कॉन्टेक्स्ट नहीं रख पाता है और इनको ओके मान लेता है, क्योंकि EDR का पूरा डिटेक्शन, एंड पॉइंट डिटेक्शन एंड रिस्पॉन्स सॉफ्टवेयर्स का, एंड पॉइंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स का पूरा प्रेमिस, पूरा उनका डिटेक्शन अप्रोच ही सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूटेबल्स, सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन स्टेज पर, सिर्फ और सिर्फ क्या OS पर एग्जीक्यूट हो रहा है उस पर होता है। वो एलोकेट और राइट को सेफ मान लेते हैं, और कुछ हद तक ये तरीका सेफ भी, सही भी है, बिकॉज किसी ने कुछ स्पेस रिजर्व कर ली, उसमें कुछ जा करके अपना कोड डाल दिया, उससे कुछ नहीं होगा, राइट, उससे कुछ भी नहीं होगा। जैसा कि अगर रियल लाइफ के उदाहरण के हिसाब से देखा जाए तो
मान लीजिए एक ट्रेन में कोई टेररिस्ट अटैक करना चाहता है, उसने उस ट्रेन में सीट रिज़र्व की और अब जाकर वहाँ पर अपनी बंदूक रख दी, बस इतना ही किया। उसके बाद जब वो एग्जीक्यूशन की स्टेज में आएगा, बंदूक उठाकर फायरिंग करना स्टार्ट करेगा, वहाँ पर अगर तभी कोई अलर्ट मैकेनिज़्म है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा। लेकिन एलोकेशन एंड राइट की स्टेज में जब तक आप कोड को स्पेस रिजर्व करके कॉपी करके रख देते हो, उससे कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, वो सालों साल वहाँ पे पड़ा रहे, उससे कुछ एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। तो कुछ हद तक ये अप्रोच सही था। लेकिन अब क्योंकि नए डिटेक्शन अब क्योंकि नए एग्जीक्यूशन मेथड्स ये बता रहे हैं कि नहीं, ईडीआर को अलोकेशन और राइट का भी कॉन्टेक्स्ट रखना चाहिए, और पूरा का पूरा ईडीआर का डिटेक्शन अप्रोच सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन के प्रेमिस पर या एग्जीक्यूशन के या एग्जीक्यूटेबल्स की एक्टिविटी पर नहीं होना चाहिए। उनको एलोकेशन और राइट का भी कॉन्टेक्स्ट रखना चाहिए कि कोई आकर अगर कुछ स्पेस रिजर्व कर रहा है और कुछ कोड कॉपी करके रख रहा है वहाँ पर, तो क्या वो एक्टिविटी ट्रस्टवर्दी है या मलिशियस है। तो ये एक जेनरिक डिटेक्शन अप्रोच ईडीआर में आना चाहिए। तो इसी को इस रिसर्च द्वारा ये रिसर्चर्स ने बताया है। तो अब ये था ईडीआर डिटेक्शन का अप्रोच का डिस्कशन। अब शुरू करते हैं कि विंडोज़ के थ्रेड पूल को ही क्यों टारगेट किया गया। जब रिसर्चर्स ने ये रिसर्च को स्टडी किया तो वो सर्च कर रहे थे कुछ ऐसे उनका मकसद ये था कि कुछ ऐसे प्रोसेस इंजेक्शन के टेक्निक्स को डिस्कवर किया जाए जो ये सिर्फ एलोकेट और राइट की एक्टिविटी पर ही डिपेंड हो, एग्जीक्यूशन में वो अपने आप एग्जीक्यूट हो जाएं विंडोज़ की लेजिटिमेट एक्टिविटी के साथ। तो अगर वैसा होगा तो ईडीआर सॉफ्टवेयर से वो प्रोसेस इंजेक्शन फुल्ली अनडिटेक्टेबल होगा। तो उनका मकसद यही था। जब उन्होंने ईडीआर के डिटेक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से अपने लैब में स्टडी किया, रिवर्स इंजीनियरिंग किया, और जब उनको पता चला कि एलोकेशन और राइट की स्टेज को ईडीआर का डिटेक्शन अप्रोच इस पर नहीं रहता है, उसका अप्रोच ज़्यादा से ज़्यादा एग्जीक्यूशन पर रहता है, एग्जीक्यूटेबल्स पर रहता है, कौन सी एक्टिविटीज़ एग्जीक्यूट हो रही हैं वो सिर्फ उन पर रहता है, तो क्यों ना ऐसा प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक ढूंढा जाए जो सिर्फ एलोकेट और राइट को यूज़ करता है और एग्जीक्यूशन में वो अपने आप प्रोसेस के ज़रिए, प्रोसेस के जो वर्कर्स हैं उनके ज़रिए अपने आप लेजिटिमेट एक्टिविटी द्वारा एग्जीक्यूट हो। तो ये ढूंढने का मकसद था। ये जब ढूंढने निकले रिसर्चर्स तो उन्होंने विंडोज़ थ्रेड पूल उनकी नज़र में आया कि विंडोज़ यूज़र मोड थ्रेड पूल जो कंपोनेंट है विंडोज़ में, इसको टारगेट किया जा सकता है क्योंकि इसमें कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जो इस प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक को डिस्कवर करने में हेल्प कर सकते हैं। तो डिस्कस करते हैं क्या वो ऐसे रीजंस थे क्यों विंडोज़ यूज़र मोड थ्रेड पूल को ही टारगेट किया गया और क्यों ये सबसे बेहतरीन कंपोनेंट लगा रिसर्चर्स को। पहला तो ये कि जब भी कोई प्रोसेस, जैसी एप्लीकेशन स्टार्ट होती है, वो एक प्रोसेस क्रिएट हो जाता है। प्रोसेस एक रनिंग इंस्टेंस है एप्लीकेशन का, हमने ये बेसिक्स में डिस्कस किया है। और जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होता है तो बाय डिफ़ॉल्ट उसको एक थ्रेड पूल असाइन हो जाता है। थ्रेड पूल मतलब एक पूल ऑफ वर्कर्स जो कि उसको असाइन हो जाता है उसको चलाने के लिए ओएस की तरफ से। तो विंडोज़ बाय डिफ़ॉल्ट हर एक प्रोसेस को एक थ्रेड पूल असाइन कर देता है। तो इसका मतलब अगर आप इन थ्रेड पूल में एक्सप्लॉयटेशन, अब्यूज़ ढूंढ रहे हो और आप सक्सेसफुल हो, तो उसका मतलब आप कोई भी प्रोसेस को टारगेट कर सकते हो। अब आपका अटैक सरफेस काफ़ी बढ़ गया। तो आपने अगर थ्रेड पूल को टारगेट कर लिया है तो ये थ्रेड पूल हर एक प्रोसेस के साथ जुड़ेगा ही विंडोज़ के। मतलब आपकी अटैक की टेक्निक हर प्रोसेस को अब्यूज़ कर सकती है विंडोज़ में। तो ये एक मेन रीज़न था। उसके बाद कुछ सेकेंडरी रीजंस भी हैं थ्रेड पूल को टारगेट करने के, चूज़ करने के एज अ रिसर्च टारगेट के लिए, कि वर्क आइटम्स और थ्रेड पूल्स, जो भी इन वर्कर्स के वर्क आइटम्स होते हैं और ये थ्रेड पूल जो होते हैं, वो एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिज़ाइन में विंडोज़ में रखे जाते हैं। अगर आपको रियल लाइफ एग्जांपल से समझाऊं तो जैसे एक चेस बोर्ड है, चेस बोर्ड पर जैसे सारे खिलाड़ियों को रखने का एक रूल होता है, तरीका होता है, डिज़ाइन होता है। 64 ब्लॉक्स होते हैं चेस बोर्ड पर और उतने ही होंगे, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। हर एक वाइट खिलाड़ियों की टीम होगी, एक ब्लैक, ये सारे रूल्स सेट हैं। कौन सा खिलाड़ी कैसे चलेगा, सारा डिज़ाइन सेट है, राइट, सारी। तो उसके बेसिस पर ही फिर खिलाड़ी अपनी स्ट्रैटेजी डिज़ाइन करते हैं चेस के गेम में। वैसे ही ओएस, विंडोज़ ओएस में ये वर्क आइटम्स, ये थ्रेड पूल्स
ये जैसे काम करते हैं सब एक डिज़ाइन है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में डिज़ाइंड है। तो इसके बेस सिंस ये सब कुछ एक स्ट्रक्चर्ड है तो इसको स्टडी करना, रिवर्स इंजीनियरिंग जब आप कर रहे हो ओएस की, तो इसको स्टडी करना बहुत ईजी हो जाता है सिंस एवरीथिंग इज़ रिप्रेजेंटेड इन डिज़ाइन इन अ स्ट्रक्चर्ड वे। तो बहुत ईजी हो जाता है स्टडी करना, रिवर्स इंजीनियर करना विंडोज़ थ्रेड पूल को। उसके बाद ये थ्रेड पूल्स मल्टीपल वर्क आइटम्स को सपोर्ट करते हैं। ये मल्टीटास्किंग नेचर है कंप्यूटिंग का, तो ये थ्रेड पूल्स मल्टी टास्किंग करते हैं, मल्टीपल वर्क आइटम्स सपोर्ट करते हैं। ये हम आगे देखेंगे थ्रेड पूल आर्किटेक्चर में थोड़ा डिटेल में कि क्या कैसे मल्टीपल वर्क आइटम्स सपोर्ट होते हैं। उसके बाद और एक लास्ट रीज़न है कि थ्रेड पूल एक ऐसा कंपोनेंट है जिसका डुअल प्रेजेंस है, जो यूज़र मोड में भी रहता है और कर्नल मोड में भी रहता है। तो इसका जो कोड है वो कर्नल मोड में भी है और यूज़र मोड में भी इसका प्रेजेंस है। तो इसका मतलब आपका अटैक सरफेस भी वाइडन हो जाता है। अगर आप किसी तरह से इस थ्रेड पूल को टेक ओवर कर लेते हो, इसका कंट्रोल ले लेते हो, तो आप कर्नल मोड में भी काफ़ी हाई प्रिविलेजेस की एक्टिविटीज़ कर सकते हो। तो ये एक रीज़न था। तो ये 4 मेन रीज़न थे जिसकी वजह से अटैकर्स ने थ्रेड पूल को एज अ अटैक टारगेट, रिसर्चर्स ने थ्रेड पूल को एज अ अटैक टारगेट चूज़ किया। अब आइए समझते हैं थ्रेड पूल के आर्किटेक्चर को, कि थ्रेड पूल का आर्किटेक्चर कैसा है। ये फर्स्ट पार्ट के वीडियो में भी हमने देखा है, इस पार्ट में भी थोड़ा सा और डीप डाइव करेंगे कि थ्रेड पूल का आर्किटेक्चर दिखता कैसा है। तो थ्रेड पूल में बेसिकली ये 3 क्यूज़ होती हैं। ये 3 क्यूज़ इसलिए होती हैं क्योंकि थ्रेड पूल मल्टीपल वर्क आइटम्स को सपोर्ट कर सके, मल्टीटास्किंग को सपोर्ट कर सके। तो ये 3 क्यूज़ होती हैं। इन 3 क्यूज़ को 3 डिपार्टमेंट्स की तरह समझिए। एक ऑफिस में जैसे 3 डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें 3 अलग टीम्स काम कर रही हैं, तो वैसे ही ये 3 क्यूज़ होती हैं। इन पे अलग अलग प्रोसेसिंग की एक्टिविटी चल रही होती है और इन पे ये वर्कर थ्रेड्स जो हैं थ्रेड पूल के वो काम कर रहे होते हैं। इनके अलावा फिर वेटर थ्रेड्स भी होते हैं थ्रेड पूल में, जो कि वेट करते हैं किसी सिस्टम का, किसी सिस्टम का नहीं, किसी इवेंट का, किसी सिग्नलिंग का अपना वर्क स्टार्ट करने के लिए। इसको हमने पार्ट 1 में एक उदाहरण से डिस्कस किया था कि वेटर थ्रेड्स की एक्टिविटी को अगर आपको समझना है ये कैसे काम करते हैं, तो मान लीजिए आपका एक वेब सर्वर है। वेब सर्वर पर काफ़ी सारे इनकमिंग HTTP रिक्वेस्ट आ रहे हैं क्लाइंट से, उनको रिसीव करने के लिए कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। उसके बाद उन रिसीव्ड HTTP रिक्वेस्ट्स को प्रोसेस करने के लिए कुछ वर्कर्स काम कर रहे हैं। अब जैसे ही ये रिक्वेस्ट रिसीव हुई और इनकी प्रोसेसिंग कंप्लीट हुई, तो इनको लॉग भी करना चाहिए डेटाबेस में। तो यहाँ पर ये प्रोसेसिंग एक्टिविटी जैसे ही कंप्लीट हुई, तो ये वर्कर थ्रेड्स एक सिग्नल करेंगे, एक इवेंट फिनिश का सिग्नल करेंगे कि प्रोसेसिंग की इवेंट फिनिश हो चुकी है। ये सिग्नल देंगे इन वेटर थ्रेड्स को और ये वेटर थ्रेड्स ये सिग्नल पिकअप करेंगे और उन इवेंट्स को लॉग करेंगे डेटाबेस में। इवेंट प्रोसेसिंग के पहले तो ऑब्वियसली डेटाबेस में नहीं लॉग हो सकती, राइट। सो इवेंट फिनिश होने का वेट करेंगे, सिग्नल का वेट करेंगे और तभी फिर उस इवेंट को डेटाबेस में लॉग करेंगे। तो ऐसे ये एक 1 एग्जाम्पल है जिसमें ये वेटर थ्रेड्स ऐसे काम कर सकते हैं। उसके बाद इन वर्कर्स को मैनेज करने के लिए, जैसे कि हर ऑफिस हर फैक्ट्री में होता है, वर्कर्स को मैनेज करने के लिए एक सुपरवाइजर मैनेजर होता है, वैसे ही इन वर्कर्स को मैनेज करने के लिए एक वर्कर फैक्ट्री नाम का ऑब्जेक्ट होता है, जिसको हम वर्कर थ्रेड्स मैनेजर भी बोलते हैं। और ये वर्कर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट का काम होता है इन वर्कर्स को मैनेज करना। थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे वर्कर फैक्ट्री के बारे में नेक्स्ट स्लाइड्स पर। उसके बाद स्टार्ट रूटीन नाम का कंपोनेंट होता है थ्रेड पूल के अंदर। स्टार्ट रूटीन माने कि इसका एजेंडा, इनके इंस्ट्रक्शंस, इनको क्या काम करना है, वो स्टार्ट रूटीन में होता है। अब स्टार्ट रूटीन की एक बात यह है कि मैंने यहाँ पे स्टार्ट रूटीन कंपोनेंट को क्लब ज़रूर किया है इस ब्लॉक में विंडोज़ फैक्ट्री के साथ, लेकिन ये वर्कर फैक्ट्री के साथ, लेकिन ये वर्कर फैक्ट्री इस स्टार्ट रूटीन को डिक्टेट नहीं करता है, इतना याद रखिए। वर्कर फैक्ट्री का काम है सिर्फ वर्कर्स को मैनेज करना। वो ये नहीं डिक्टेट करेगा कि ये वर्कर्स क्या काम करेंगे, क्या इनके लिए कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं करेगा। उसका काम सिर्फ इन वर्कर्स को मैनेज करना है। जैसे कि अगर कहीं वर्कर्स कम पड़ रहे हैं तो और वर्कर्स क्रिएट करना, बस उतना ही उसका काम है। ये स्टार्ट रूटीन क्रिएट होता है जब ये वर्कर फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, इसीलिए मैंने इन दोनों को साथ में क्लब किया है। अब स्टार्ट रूटीन कौन डिफाइन करता है, ये तो एप्लीकेशन डिफाइन करेगी। एप्लीकेशन में जो कोड लिखा है डेवलपर ने कि वर्कर्स क्या काम करेंगे, वो डिफाइन करेगा। तो एप्लीकेशन प्रोसेस डिफाइन करेगा कि स्टार्ट रूटीन क्या होगा, मतलब इनका एजेंडा, इन वर्कर्स का इंस्ट्रक्शंस क्या होगा, क्या काम करना होगा इनको, ये एप्लीकेशन डेवलपर डिसाइड करेगा जब वो एप्लीकेशन का कोड लिखता है।
बट सिंस स्टार्ट रूटीन और वर्कर फैक्ट्री साथ में क्रिएट होते हैं तो इसीलिए मैंने इनको साथ में रखा है, क्लब किया है। उसके बाद एक अंतिम कंपोनेंट होता है थ्रेड पूल में, स्टार्ट रूटीन वैल्यू नाम का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, खास करके इस वीडियो के लिए और इस रिसर्च को समझने के लिए। तो स्टार्ट रूटीन वैल्यू कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज स्टार्ट रूटीन वैल्यू, ये जो वैल्यू है, वैल्यू का मतलब है कि लोकेशन, एड्रेस इन द मेमोरी। मतलब ये स्टार्ट रूटीन जो एजेंडा इन वर्कर्स का है, ये मेमोरी में किस लोकेशन पर, किस एड्रेस में पड़ा हुआ है। मेमोरी में हर प्रोसेस अपनी एक वर्चुअल प्राइवेट एड्रेस स्पेस में चलता है, राइट। और हर प्रोसेस का, हर एक्टिविटी का अपना एक अलग मेमोरी लोकेशन, एक अलग मेमोरी एड्रेस होता है। तो मेमोरी में ये कहाँ पर पड़ा हुआ है, कहाँ पर रखा हुआ है, कहाँ से ये वर्कर्स इस स्टार्ट रूटीन को उठाएंगे, वो है ये स्टार्ट रूटीन वैल्यू कंपोनेंट। तो स्टार्ट रूटीन वैल्यू का मतलब है कि मेमोरी में लोकेशन कहाँ है स्टार्ट रूटीन की, एड्रेस क्या है स्टार्ट रूटीन का। अब ये कुछ वल्नरेबल एरियाज हैं, तो ये अगर आपको इतना समझ में आ गया है तो अब ये रेड में जो मैंने हाईलाइट किए हैं ये कुछ वल्नरेबल एरियाज हैं जो इस थ्रेड पूल कंपोनेंट में देखे गए कि ये इन एरियाज़ को अगर टारगेट किया जाए तो प्रोसेस इंजेक्शन पॉसिबल है। तो इन टास्क क्यू में जैसे ही रिसर्चर्स ने इस थ्रेड पूल को रिवर्स इंजीनियर किया, समझा, अच्छे से स्टडी किया, तो उनको पता चला कि ये वर्कर्स जो होते हैं और ये वर्कर फैक्ट्री जो होता है, ये इनको जो भी वर्क आइटम्स मिलते हैं, इनके पास कॉन्टेक्स्ट नहीं होता है कि ये वर्क आइटम किसने दिया है या फिर किसने रखा है इनके डेस्क पर। ये सिंपली इसको एग्जीक्यूट करने का, डीक्यू करने का और एग्जीक्यूट करने का इनका काम होता है। तो ये अगर आप कोई ऐसा तरीका ढूंढ लेते हैं कि इन क्यूज़ में ये अपने वर्क आइटम्स इंसर्ट कर दिए जाएं, तो ये वर्कर्स सिंपली उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। ना ये वर्कर्स उसको पहचानेंगे कि ये मलिशियस वर्क आइटम है, ना ही ये वर्कर फैक्ट्री उसको पहचानेगा। तो ये एक तरीका एक्सप्लॉयटेशन का बन जाता है, इन क्यूज़ को एक्सप्लॉयट करने का। ये रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया। दूसरा तरीका एक आइडेंटिफाई हुआ, वो था इस वर्कर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट करके ये स्टार्ट रूटीन चेंज करने का। तो अगर किसी तरह से ये वर्कर्स का ये स्टार्ट रूटीन बदल दिया जाए, जो एप्लीकेशन ने इनके लिए स्टार्ट रूटीन डिसाइड किया है, इसके बदले अगर हम अपना स्टार्ट रूटीन रख दें, यहाँ पर ओवरराइड कर दें स्टार्ट रूटीन को, तो ये जो वर्कर्स हैं वो ये स्टार्ट रूटीन को एग्जीक्यूट कर देंगे। अब इसको स्टार्ट रूटीन को चेंज करने के लिए आपको मैनिपुलेट करना होगा वर्कर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट को। इसको मैनिपुलेट करके ही आप स्टार्ट रूटीन को चेंज कर सकते हैं। आगे देखेंगे हम कैसे पॉसिबल है ये चीज़। तो अगर ये आर्किटेक्चर आपके लिए बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था तो थोड़ा सा ये ग्राफिक्स मैंने बनाया है कि जैसे वर्कर फैक्ट्री को आप समझ लीजिए कि वो ऑफिस मैनेजर है, वर्कर थ्रेड्स को समझ लीजिए कि वो जैसे ऑफिस वर्कर्स हैं, स्टार्ट रूटीन जैसा कि मैंने कहा कि एक एजेंडा है, इंस्ट्रक्शन है ऑफिस वर्कर्स के लिए कि उनको क्या काम करना है, और स्टार्ट रूटीन वैल्यू जैसे कि एक मीटिंग रूम है जहाँ पर ये एजेंडा रखा होता है और जहाँ से जाकर ये वर्कर थ्रेड्स ये एजेंडा उठाते हैं और अपने काम में लग जाते हैं। तो इस स्टार्ट रूटीन वैल्यू, इस मीटिंग रूम का नंबर फाइंड आउट करना और वहाँ पर जाकर अपना स्टार्ट रूटीन रख देना, ये इस अटैक प्रोसेस इंजेक्शन में एक तरीके में इन्होंने कर दिखाया रिसर्चर्स ने। तो आइए देखते हैं कैसे किया है। तो जैसे कि मैंने कहा कि टोटल 4 एरियाज आइडेंटिफाई हुए थ्रेड पूल में, जिनमें से फिर 8 नए प्रोसेस इंजेक्शन के टेक्निक्स डिस्कवर हुए। 7 प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक्स उन क्यूज़ को एक्सप्लॉइट करते हैं कि वहाँ पर वो अपना एक वर्क आइटम इंसर्ट कर देते हैं और वर्कर्स सिंपली वो वर्क आइटम को एग्जीक्यूट कर देते हैं। तो 7 ऐसे तरीके ढूंढे गए जिसमें से जिनको यूज़ करके आप क्यू में अपना वर्क आइटम रख सकते हो। उसके बाद एक तरीका वर्कर फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट को एक्सप्लॉइट करने का और इस स्टार्ट रूटीन को चेंज करने का ढूंढा गया। तो ये टोटल 8 तरीके ढूंढे और इसमें से हम इस वीडियो में, इस पार्ट में सिर्फ ये पहला तरीका डिस्कस करेंगे। आने वाले जो वीडियोस मैं अपलोड करूँगा उसमें मैं बाकी के 7 तरीकों पर भी फिर रोशनी डालूंगा और डिस्कस करूँगा कि उनको कैसे एक्सप्लॉइट किया गया। तो ये पहला तरीका हम डिस्कस करेंगे कि वर्कर फैक्ट्री को कैसे मैनिपुलेट किया गया और कैसे स्टार्ट रूटीन को चेंज किया गया ताकि वर्कर्स फिर रिसर्चर का जो मैलिशियस दिया गया स्टार्ट रूटीन है उसको एग्जीक्यूट करें। तो थोड़ा सा रोल्स के बारे में फिर से डिस्कस करते हैं।
सिंस इस पहले टेक्निक के बारे में हम बात कर रहे हैं तो जिसमें वर्कर फैक्ट्री को टारगेट किया गया है और स्टार्ट रूटीन को चेंज किया गया है, तो वर्कर फैक्ट्री का रोल्स के बारे में फिर से एक बार समझ लेते हैं कि वर्कर फैक्ट्री का रोल प्राइमरी यही होता है कि वो हमेशा इन थ्रेड वर्कर्स को मॉनिटर करता रहे कि कहीं थ्रेड वर्कर्स कम तो नहीं पड़ रहे एक प्रोसेस को चलाने के लिए। तो जितने भी वर्कर्स एक प्रोसेस को चलाने के लिए लगते हैं उतने ये वर्कर फैक्ट्री सप्लाई करता रहेगा, और बेसिस ऑफ मॉनिटरिंग के बेसिस पे या तो वर्कर्स को हटाता रहेगा या जोड़ता रहेगा जिस तरीके से। तो एक प्रोसेस अगर फिनिश हो जाता है, उसके कुछ वर्कर्स हटाने हैं तो उनको सस्पेंड कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। अगर एक प्रोसेस को चलाने के लिए और ज़्यादा वर्कर्स लग रहे हैं, प्रोसेस की एक्टिविटी इंक्रीज़ हो रही है तो और ज़्यादा वर्कर दे देगा। तो कंप्लीट लाइफ साइकिल मैनेज करता है उनका। मेन रोल इसका यही होता है कि एडवोकेट नंबर में हमेशा एक सफिशिएंट नंबर में एक वर्कर्स अवेलेबल हों एक प्रोसेस चलाने के लिए। स्टार्ट रूटीन का जैसे मैंने आपको बता दिया कि स्टार्ट रूटीन एक एजेंडा की तरह ले लीजिए कि एक एजेंडा इंस्ट्रक्शंस होता है वर्कर्स के लिए कि उनको क्या काम करना है। और ये स्टार्ट रूटीन ये वर्कर फैक्ट्री नहीं डिसाइड करता है, ये स्टार्ट रूटीन एप्लीकेशन डिसाइड करता है कि ये स्टार्ट रूटीन क्या होगा। एप्लीकेशन का प्रोसेस डिसाइड करता है। अब वर्कर फैक्ट्री भले ही इस स्टार्ट रूटीन को डिसाइड ना करे, डिक्टेट ना करे कि इन वर्कर्स ने क्या काम करना चाहिए, लेकिन सिंस ये स्टार्ट रूटीन वर्कर फैक्ट्री के साथ ही क्रिएट होता है जब भी थ्रेड पूल असाइन होता है प्रोसेस को, तो इस स्टार्ट रूटीन को इतना ज़रूर पता होता है कि इस स्टार्ट रूटीन की वैल्यू क्या है। मतलब ये स्टार्ट रूटीन की वैल्यू क्या है, मतलब ये स्टार्ट रूटीन मेमोरी में कौन से लोकेशन में पड़ा हुआ है जहाँ से ये वर्कर्स स्टार्ट रूटीन को उठाएंगे और इंस्ट्रक्शंस को रीड करेंगे और अपना काम करेंगे। तो ये ज़रूर इसको पता होता है स्टार्ट रूटीन वैल्यू को। तो अगर किसी तरह का, तो रिसर्चर्स ने सोचा कि अगर किसी तरीके से हम ये वर्कर फैक्ट्री को मैनिपुलेट कर सकते हैं और उससे पता कर सकते हैं कि ये स्टार्ट रूटीन वैल्यू क्या है, मतलब कि कौन से मीटिंग रूम नंबर में ये स्टार्ट रूटीन रखा है, तो फिर वो वहाँ जाकर अपना स्टार्ट रूटीन रख देंगे और वर्कर्स सिंपली, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि वर्कर्स कोई वैलिडेट नहीं करते हैं, वर्कर्स के पास वो अवेयरनेस नहीं होती है कि वो वर्क आइटम, वो स्टार्ट रूटीन उनको किसने दिया या फिर वो वर्क आइटम जेन्युइन है या मैलिशियस है, वो सिंपली उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। तो ये पूरा अटैक था। तो इसके लिए आइए देखते हैं क्या किया रिसर्चर्स ने फाइंड आउट किया ओएस रिवर्स इंजीनियरिंग के ज़रिए कि कर्नल जो है, सिस्टम का जो कर्नल है, वो 7 ये सिस्टम कॉल्स हैं जिनको वो एक्सपोज करता है यूज़र मोड में एप्लीकेशंस और प्रोसेसेस के लिए। अब एप्लीकेशंस और प्रोसेसेस इन 7 सिस्टम कॉल्स को यूज़ करती हैं वर्कर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट के साथ बात करने के लिए। तो जब भी एक एप्लीकेशन स्टार्ट होती है उसको एक प्रोसेस असाइन हो जाता है। प्रोसेस एक रनिंग ऐप इंस्टेंस है एप्लीकेशन का। प्रोसेस को बाय डिफ़ॉल्ट थ्रेड पूल असाइन हो जाता है, बाय डिफ़ॉल्ट ये वर्कर फैक्ट्री भी असाइन हो जाता है थ्रेड पूल में इस प्रोसेस को। तो वो प्रोसेस ये वाले सिस्टम कॉल्स लेके इंटरेक्ट करता है वर्कर फैक्ट्री के साथ। अगर वर्कर फैक्ट्री प्रोसेस का काम ख़त्म हो चुका है तो प्रोसेस एंटी शटडाउन वर्कर फैक्ट्री के ज़रिए वर्कर फैक्ट्री को शटडाउन की कॉल देगा। तो ऐसे इन सिस्टम कॉल्स को यूज़ करता है इस वर्कर फैक्ट्री के साथ बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए। अब इसमें से ये 4 पहले 2 ब्लॉक्स यानी कि एंटी क्रिएट वर्कर फैक्ट्री और ये एंटी क्वेरी इन्फॉर्मेशन वर्कर फैक्ट्री हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये पहले प्रोसेस इंजेक्शन की टेक्निक को डिस्कस करने के लिए। पहला, जैसा कि ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये ब्लॉक के ये 2 सिस्टम कॉल्स के एंटी क्रिएट वर्कर फैक्ट्री और एंटी शट डाउन वर्कर फैक्ट्री। क्रिएट वर्कर फैक्ट्री एक वर्कर फैक्ट्री को क्रिएट करेगा, शट डाउन वर्कर फैक्ट्री को शट डाउन करेगा। ये 2 ब्लॉक जो हैं एंटी क्वेरी इन्फॉर्मेशन वर्कर फैक्ट्री, सेट इन्फॉर्मेशन वर्कर फैक्ट्री, ये 2 कॉल्स जो हैं ये अगर आपको वर्कर फैक्ट्री के साथ इंटरेक्ट करके कुछ भी इन्फॉर्मेशन निकलवानी है तो इन 2 कॉल्स का इस्तेमाल होगा। तो अगर आपको इसको स्टार्ट रूटीन वैल्यू पूछना है कि वर्कर्स का स्टार्ट रूटीन कहाँ पर रखा हुआ है मेमोरी में, उसका एड्रेस क्या है, तो आप इन 2 कॉल्स का इस्तेमाल करोगे। तो आइए फिर देखते हैं कि अब बात करने के लिए ये सारे कॉल्स अवेलेबल हैं। अब सबसे पहले अगर रिसर्चर्स को अपने इस वर्कर फैक्ट्री से पूछना है कि स्टार्ट रूटीन की वैल्यू क्या है, कहाँ क्या लोकेशन है जहाँ पर स्टार्ट रूटीन रखा हुआ है वर्कर्स के लिए, तो सबसे पहले उनको वर्कर फैक्ट्री का एक्सेस लेना पड़ेगा। तो पहले पार्ट के इस वीडियो में मैंने आपके साथ ऑब्जेक्ट्स और हैंडल्स डिस्कस किए थे कि कैसे एक वर्कर फैक्ट्री कैसे विंडोज़ में सब कुछ ऑब्जेक्ट्स की तरह है
और वर्कर फैक्ट्री, थ्रेड्स, ये सारे कर्नल लेवल के ऑब्जेक्ट्स हैं और कुछ यूज़र लेवल के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। और जब कि कोई भी प्रोसेस को इन ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करना होता है, या यूज़र भी अपने कर्सर को यूज़ करके जब ऑब्जेक्ट्स को एक्सेस करता है, एप्लीकेशन के आइकन को या इसको, तो हैंडल्स के ज़रिए एक्सेस करता है। हैंडल एक रेफरेंस होता है इस ऑब्जेक्ट का। तो ये वर्कर फैक्ट्री अगर एक ऑब्जेक्ट है तो ये हैंडल उसका सिस्टम रेफरेंस है कि तो आपको अगर इस ऑब्जेक्ट को एक्सेस करना है तो आपको इस हैंडल को एक्सेस करना पड़ेगा। इसके ज़रिए आप इसके साथ बात कर सकते हैं। तो रिसर्चर्स ने डुप्लीकेट हैंडल एपीआई का इस्तेमाल किया। डुप्लीकेट हैंडल एपीआई जेन्युइन यूज़ केसेस के लिए भी यूज़ होता है। तो डुप्लीकेट हैंडल एपीआई का इस्तेमाल किया और इस वर्कर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट के साथ एक डुप्लीकेट हैंडल ओपन किया और फिर इसका एक्सेस लिया। अब वर्कर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट का जैसे ही आपको एक्सेस मिल जाता है तो फिर आप वर्कर फैक्ट्री के साथ बात कर सकते हैं और फिर आप इसको पूछ सकते हैं। इसके पास ये जानकारी है कि स्टार्ट रूटीन वैल्यू कहाँ पर रखी है मेमोरी में। तो फिर आप ये जो मैं आपको थर्ड ब्लॉक में जो कॉल दिखा रहा था, एंटी क्वेरी वर्कर फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन, ये जो सिस्टम कॉल है, ये रिसर्चर्स ने इस वर्कर फैक्ट्री की तरफ लगाया और फिर इस कॉल में ये पैरामीटर है PVOID वर्कर फैक्ट्री इन्फॉर्मेशन। इस पैरामीटर ने स्टार्ट रूटीन वैल्यू को रिसर्चर्स को वापस दिया। तो वर्कर फैक्ट्री ऑब्जेक्ट में ये जो उसका क्वेरी का जो कॉल है, जब आप इसको क्वेरी करते हो, जब इससे बात करने के लिए, इंटरेक्ट करने के लिए, तो ये वाला पैरामीटर है इस कॉल में जिसने स्टार्ट रूटीन वैल्यू रिटर्न कर दी रिसर्चर्स को। और फिर बस अब क्या था, जैसे आपको स्टार्ट रूटीन वैल्यू मिल जाती है, आपको लोकेशन मिल जाती है कि स्टार्ट रूटीन जो एजेंडा है इन वर्कर्स का, इंस्ट्रक्शंस का, वो मेमोरी में कहाँ रखा हुआ है, तो वहाँ पर जाकर फिर इस स्टार्ट रूटीन कोड को रिप्लेस कर दिया गया। स्टार्ट रूटीन का जो एजेंडा है उसको ओवरराइट कर दिया गया अपने कोड के साथ। तो अब जैसे ही वर्कर्स उस लोकेशन पर जाते हैं मेमोरी में अपना स्टार्ट रूटीन लेने के लिए, तो उनको वहाँ पर मिलता है ये शेल कोड जो कि रिसर्चर्स ने रखा हुआ है, और वैसे आपने थ्रेड पूल को कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया। थ्रेड पूल से आप अपना स्टार्ट रूटीन एग्जीक्यूट करवा रहे हो एक बहुत ही लेजिटिमेट वे में। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पर सिर्फ एलोकेशन और राइट मेथड यूज़ हुआ है। मतलब आपने एक प्रोसेस में स्पेस रिजर्व की, आपने वहाँ पर जाकर अपना राइट कोड रख दिया, अपना कोड रख दिया। उसके बाद एग्जीक्यूशन में ना आपने क्रिएट रिमोट थ्रेड का इस्तेमाल किया, ना आपने सेट विंडोज़ क्यू या सेट विंडोज़ हुकएक्स, ये कोई भी एपीआई का कॉल का इस्तेमाल नहीं किया। अपने आप जैसे आपने कोड रख दिया था, उसके बाद आपको पता है कि जैसे थ्रेड्स क्रिएट होंगे वो स्टार्ट रूटीन को लेंगे और ये नेचुरली फिर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो इसीलिए इसको ADR सॉफ्टवेयर जो हैं नहीं पकड़ पा रहे, बिकॉज ADR सॉफ्टवेयर पूरी की पूरी तरह से एग्जीक्यूटिव एक्टिविटी पर ध्यान देते हैं कि सिस्टम पर क्या एग्जीक्यूट हो रहा है, कौन एग्जीक्यूट कर रहा है, और वो एग्जीक्यूशन एक्टिविटी मैलिशियस है या जेन्युइन है, ये उनको एग्जीक्यूशन जो हो रहा है उसके बेसिस पे ही पता चलती है। वो एलोकेशन और राइट का कॉन्टेक्स्ट पूरी तरह से नहीं रखते हैं। तो यहाँ पर एलोकेशन में एक स्पेस रिजर्व हुई और उस स्पेस के ज़रिए रिसर्चर्स ने अपना कोड जाके उस रिजर्व स्पेस में रख दिया और बस एग्जीक्यूशन में कुछ नहीं किया। एग्जीक्यूशन में आगे की एक्टिविटी अपने आप हुई, जो कि प्रोसेस एक चलता है, थ्रेड्स चलते हैं प्रोसेस को चलाने के लिए, वो कोड अपने आप एग्जीक्यूट हो जाता है। तो ऐसे ही इस अटैक को किया गया और इस प्रोसेस इंजेक्शन टेक्निक को डिस्कवर किया गया। 7 और प्रोसेस इंजेक्शन की टेक्निक्स हैं। अगर इस प्लेलिस्ट का रिस्पांस अच्छा आएगा तो मैं आगे भी फिर उन बाकी टेक्निक्स के ऊपर भी वीडियोस बनाऊंगा। और ये एक रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर था, ज़्यादा डिटेल्ड टेक्निकल स्पेसिफिक्स नहीं दे सकते क्योंकि एक रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर है। मैं भी इस वीडियो में ज़्यादा एक स्टेप बाय स्टेप वॉक थ्रू देना मुझे भी सही नहीं लगता कि स्टार्ट रूटीन को कैसे बैकएंड में रिप्लेस किया गया और क्या किया गया, और इसीलिए एक रिस्पॉन्सिबल डिस्क्लोजर के ज़रिए मैंने बहुत ही हाई लेवल ऊपर आपको बताया है कि बस ऐसे ये प्रोसेस इंजेक्शन को कंडक्ट किया गया। अगर आपको अपनी तरफ से ज़्यादा डीप डाइव करना है, इस कोड को पीछे कोम्ब करके स्टडी करना है, रिवर्स इंजीनियरिंग करना है कि कैसे प्रोसेस इंजेक्शन पीछे इस टेक्निक से पॉसिबल है स्टार्ट रूटीन को रिप्लेस करने की, तो रिसर्चर ने अपनी एक गिटहब की रिपोजिटरी फ्रीली पब्लिकली अवेलेबल करी हुई है सबके लिए। आप वहाँ से इस कोड को डाउनलोड कर सकते हो, इस पूल पार्टी के एक्सप्लॉइट कोड को,
और उसमें फिर अगर आपको इसको चलाने के लिए कोई IDE की ज़रूरत पड़ेगी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट की, जैसे कि विजुअल स्टूडियो बेस्ट रहेगा इसके लिए, क्योंकि ये पूरा C++ पे कोड है। तो विजुअल स्टूडियो का कम्युनिटी एडिशन इनफ रहेगा, आप उसको डाउनलोड करके उसमें ये कोड खोल सकते हो। ये poolparty.sln नाम की फ़ाइल उसमें आपको खोलनी होगी, SLN मतलब सॉल्यूशन फाइल, और फिर इसको खोल के आप पूरा कोड स्टडी कर सकते हो, क्या हो रहा है पीछे वो देख सकते हो, और इसको यूज़ भी कर सकते हो। इसका यूसेज भी दिया हुआ है कि आप इस एक्सप्लॉइट को जब यूज़ करोगे तो इसको यूज़ करके कैलकुलेटर की EXE क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर ये शेल कोड एग्जीक्यूट होगा, और इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हो अगर आपको कैलकुलेटर के बजाय कुछ और एग्जीक्यूट करवाना है। तो ये सारे वेरिएबल प्रेजेंट हैं, तो सारी डिटेल में गाइड और ये सब दिया हुआ है। अब सिंस इसको पब्लिकली अवेलेबल किया गया है तो काफ़ी सारे सिक्योरिटी रिसर्चर्स, काफ़ी सारे दूसरे साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स इसको स्टडी करेंगे, ज़्यादा अवेयरनेस बढ़ेगी, और ऑब्वियसली फिर साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स कम देखने मिलेंगे, और मे बी EDR के डिटेक्शन अप्रोचेस में चेंजेस देखने मिलेंगे आने वाले अपडेट्स में। तो दैट्स इट इस वीडियो में। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो फिर आप प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और नीचे कमेंट करके बताइए कि अगर आपको बाकी के प्रोसेस इंजेक्शन की टेक्निक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए तो फिर मैं उनको बनाऊंगा आपके रिस्पांस के बाद। ऑल राइट देन, थैंक यू सो मच, मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में।